प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पूरक पठन पुस्तिका संचयन भाग 2 से पहला पाठ हरिहर काका पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। बच्चों, आज हम इस कहानी का आखिरी अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस कहानी का जितना अंश पढ़ लिया उसके अनुसार हरिहर काका के भाई और महंत दोनों ही हरिहर काका के हिस्से की जो 15 बीघा ज़मीन थी उस पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते थे, उसे अपने नाम लिखवा लेना चाहते थे। इसके लिए वे हरिहर काका का अपहरण तथा उनके साथ हाथापाई तक कर चुके थे। अब हरिहर काका सचेत हो गए थे और वे अपने भाइयों के परिवार से अलग अकेले रहने लगे थे। हरिहर काका की सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिसकर्मी उनके साथ रहते थे, लेकिन उनकी असली सुरक्षा उनके भाई और ठाकुरवाड़ी के महंत ही करते थे, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से खतरा, एक दूसरे से अंदेशा महसूस होता था। तो आइए अब आज कहानी का आखिरी अंश पढ़ते हैं। गांव में एक नेताजी हैं। वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंच जाते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक स्कूल खोला जाए। तो गांव में एक नेताजी भी हैं। नेताजी ना कोई नौकरी करते हैं और ना ही कोई खेती करते हैं, फिर भी 12 महीने आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं। और उनकी ये जो आराम से ज़िंदगी बसर होती है उसकी पूर्ति राजनीति के माध्यम से होती है। अब उनका ध्यान भी हरिहर काका की ज़मीन की ओर जाता है और वे गांव के कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ लेकर के हरिहर काका के पास जाते हैं और उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक स्कूल खोला जाए। उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। रंग चढ़ना, असर होना। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। तो नेताजी अपना प्रस्ताव रखते हुए कहते हैं कि अगर हम हरिहर काका की ज़मीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से स्कूल खोलेंगे तो इससे स्कूल 2 काम होंगे। एक तो हरिहर काका का नाम हमेशा उस विद्यालय के साथ जुड़ा रहेगा, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और दूसरा उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और इसके साथ ही साथ स्कूल खुलने से गांव का विकास भी होगा। लेकिन अब तक हरिहर काका इतने कष्ट भोग चुके थे, अब तक हरिहर काका लोगों के इतने रंग देख चुके थे कि अब उन पर और कोई रंग चढ़ने वाला नहीं था, अब उन पर कोई असर होने वाला नहीं था। तो नेताजी भी निराश होकर के लौट आते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। विचारणीय मतलब जिस पर विचार किया जा सके, चर्चनीय मतलब जिस विषय पर चर्चा की जा सके। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं। आए दिन मतलब प्रतिदिन। लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व मतलब अहमियत नहीं, महत्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। तो
तो इन दिनों जो गांव में चर्चाओं का केंद्र है वो केवल हरिहर काका है। वो चाहे गांव हो, गांव के खेत हों, खलिहान हो, खलिहान जहाँ फसल काट के अनाज इकट्ठा करते हैं, अलाव हो, अलाव जो सर्दियों में लकड़ियाँ जलाते हैं और हाथ तापने का जहाँ पर काम करते हैं उसे कहते हैं अलाव, बगीचा हो, बरगद का पेड़ हो, हर जगह उनकी ही चर्चा होती थी। और हरिहर काका की साथ जो घटनाएं घटी थी उनसे ज़्यादा विचार करने योग्य और चर्चा करने योग्य और दूसरी कोई घटना लोगों को समझ नहीं आती थी। हालांकि गांव में रोज कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है, लेकिन वो सब हरिहर काका की घटना के सामने अस्तित्वहीन हो जाती हैं। हरिहर काका के संबंध में जहाँ भी चर्चा शुरू होती तो फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त करते कि भगवान जाने राम जागे आगे क्या होने वाला है। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। उत्तराधिकारी मतलब वारिस। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? महंत ने भी जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान लिए थे और इधर उनके भाइयों ने भी उनके अंगूठे के निशान जबरदस्ती कुछ कागजातों पर ले लिए थे। लेकिन हरिहर काका दोनों में से अपने उत्तराधिकारी, अपना वारिस किसी को भी मानने को तैयार नहीं थे। तो अब हरिहर काका के बाद उनकी ज़मीन का मालिक कौन होगा, इस बात के लिए गांव में हमेशा चर्चा होती रहती थी। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी कानून पर जो जितना जानता उससे 10 गुना अधिक उगल देता। उगल देने का अर्थ होता है बोल देना। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। आशंकाएं बनी ही रहती, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। नज़रअंदाज कर देना मतलब ध्यान नहीं देना। कि उत्तराधिकार ठाकुरवारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अब हरिहर काका के ज़मीन का हकदार कौन हो, इसके लिए लोगों में बहस छिड़ जाती और जिसको उत्तराधिकार से संबंधित कानून का जितना भी ज्ञान था उससे 10 गुना ज्ञान लोगों को बता देता, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकलता। जो आशंकाएं थी वो जस की तस बरकरार रहती थी। अब होता क्या है कि जो ठाकुरवारी के पक्षधर के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हरिहर काका के बाद उनकी ज़मीन का उत्तराधिकार ठाकुरवारी को मिलता तो अच्छा होता, और वहीं जो हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिलती तो ज़्यादा सही रहता। ठाकुरवारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। बिजली की तरह मतलब बहुत तेज़ी के साथ। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटकाकर आगे बढ़ा देता है। नमक मिर्च मिलाकर कहना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो ठाकुरवारी के साधु संत ने या हरिहर काका के भाइयों ने कब क्या कहा, उनकी जो खबरें थी वो बहुत तेज़ी के साथ पूरे गांव में फैल जाया करती थी। वो कही हुई बात, सुनी हुई बात झूठी है या सच्ची है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। जिसे कोई बात सुनाई पड़ती, जिसे कोई खबर मिलती, वो उसमें और नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकारेदार बनाकर उस बात को बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ाने का काम करता रहता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात आगे ही नहीं बढ़ती। तो एक खबर आती है कि हरिहर काका के भाई और महंत दोनों को ही इस बात का अफसोस है कि जब उन्होंने अंगूठे के निशान लिए थे
तभी हरिहर काका को मार डालना था। इससे बात आगे नहीं बढ़ती थी। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। हस्तगत करना, हाथों में सौंपना। तो वहीं एक दूसरी खबर आती है कि जब हरिहर काका मरेंगे तो मरने के बाद उनकी चिता को अग्नि कौन देगा, इसके लिए ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत हैं और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से अग्नि प्रदान करने का निश्चय कर लिया है। और इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदियाँ बहेंगी। अब इसके लिए, इस बात के लिए दोनों ही दलों में, काका के भाइयों में और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होगा और खून खराबा भी होगा। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद भाई ज़मीन पर कब्जा करें, इसके लिए वो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से भी बात कर ली है। हरिहर के 15 बीघा खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन सिंह ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। तूती बोलना, प्रभाव होना। तो बातचीत क्या पक्की हुई है कि बूटन सिंह हरिहर काका के जो 15 बीघा खेत हैं उसमें से 5 बीघे बूटन सिंह काम पूरा कराने के लिए लेगा और बचे हुए 10 बीघे भाइयों के नाम करवा देगा। और इस इलाके में बूटन सिंह का काफ़ी प्रभाव भी है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे। तो एक चौथी खबर भी आ जाती है कि महंत जी ने ये निर्णय लिया है कि जब हरिहर काका की मृत्यु होगी तो वो पूरे देश से साधुओं को बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। आच्छादित हो जाना, ढक जाना। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। गहराता जाना मतलब बढ़ता जाना। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं है, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। तो ये जो रहस्य से भरी और डरावनी खबरें हैं, ये पूरे गांव में छाई रहती हैं। पूरे गांव में यही खबरें सुनाई पड़ती हैं। दिन प्रतिदिन आतंक का, डर का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। सबके मन में एक बात है कि जिस तरीके से सबकी मृत्यु होती है वैसे ही हरिहर काका की भी एक दिन मृत्यु होगी ही। वो कोई अमृत पीकर तो आए नहीं हैं, तो उनका भी मरना निश्चित है। तो उनकी मृत्यु के बाद ये जो उनका गांव है वो एक भयंकर तूफान की चपेट में आ जाएगा। और वो तूफान किस किस बात का होगा? वो तूफान होगा हरिहर काका के भाइयों और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के बीच। जो हरिहर काका के हिस्से की ज़मीन है उसको लेकर लड़ाई झगड़ा, खून खराबा होगा। उस तूफान की आशंका गांव वालों को सताती रहती है। उस वक्त क्या होगा, क्या हालात होंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और गांव के भी काफ़ी सारे लोग, गांव पूरा 2 वर्ग में बटा है। एक वर्ग हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में है तो दूसरा वर्ग ठाकुरबाड़ी के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं से इस लड़ाई झगड़े का असर पूरे गांव पर पड़ेगा। पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी।
इसलिए लोग मन ही मन डर रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो गांव की क्या हालत होगी, और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। ठीक है, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे वे झुटलाना भी वे चाहे ना आए, लेकिन उसको टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका, वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है, उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। अब और दूसरी तरफ, एक तरफ तो गांव है जो आशंकाओं के बादलों से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हरिहर काका हैं जो बिल्कुल मौन हो, बिना कुछ कहे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही खाना बनाता है, उन्हें खिलाता है। उनके हिस्से की जो ज़मीन है उसमें जितनी फसल होती है, अगर हरिहर काका चाहते तो बड़े मौज से अपनी ज़िंदगी काट सकते थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने उस ज़मीन के लिए ऐसी ऐसी स्थितियाँ, ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि अब वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं, वो कुछ बोल पाने में असमर्थ हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आँखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। निहारना मतलब देखना। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। उनसे कोई भी बात कहो, कुछ भी उनसे पूछो, वो कोई जवाब नहीं देते हैं, केवल अपनी आँखों से आसमान को देखते रहते हैं। सारे गांव में हरिहर काका को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं, लोग उनके बारे में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अब हरिहर काका लगता है निशब्द हो गए हैं, उनके पास कहने के लिए कोई भी बात बाकी नहीं रह गई है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। उधर जो 4 राइफलधारी पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा के लिए मिले थे, वो हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं, आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। जिसका धन, हरिहर काका की संपत्ति, वो बेचारे दुखी हैं कि वो उपास मतलब कुछ नहीं खा पाना, वो कुछ सुख नहीं भोग पा रहे हैं अपनी संपत्ति का। और जो आसपास के लोग हैं वो विलासतापूर्ण मतलब ऐशपूर्ण ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जिसकी संपत्ति है वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है, वो बेचारा दुखी है। ठीक है, और जो खाने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो उनके धन का, उनकी संपत्ति का मौज उड़ा रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो उन सिपाहियों ने अब तक जो कुछ नहीं खाया था, दोनों वक्त ऐसे खाने की या ऐसे भोजन का आनंद उठा रहे हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी हरिहर काका। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरीके से आज समाज की स्थिति हो गई है। लोग केवल धन दौलत के लिए रिश्ते नाते निभाते नज़र आते हैं। आइए एक नज़र कहानी के शब्दार्थ पर डालते हैं। अफसोस, अफसोस का अर्थ होता है दुख। हस्तगत, हाथ में आया हुआ। रहस्यात्मक, राज से भरी हुई। भयावनी, डरावनी। आच्छादित, ढका हुआ। इस कहानी में कुछ मुहावरे आए थे, उनकी तरफ भी हम एक नज़र डालते हैं। फूटी आँख नहीं सुहाना, इसका अर्थ होता है ज़रा भी अच्छा ना लगना। दिल पसीजना, दिल पसीजना का अर्थ होता है दया का भाव जागना। रंगे हाथ पकड़ना, इसका अर्थ होता है गलती करते हुए पकड़ना। अगला मुहावरा है धमा चौकड़ी मचाना, इसका अर्थ होता है उपद्रव मचाना। दूध की मक्खी, इस मुहावरे का अर्थ है बेकार की वस्तु। अगला मुहावरा है कान खड़े होना, इसका अर्थ होता है सचेत होना या सतर्क होना। भनक तक ना लगना,
इस मुहावरे का अर्थ है आभास न होना। पर्दाफाश होना, इसका अर्थ है भेद खुलना। अगला मुहावरा है हाथ से निकलना। इस मुहावरे का अर्थ है अवसर चूकना। तूती बोलना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रभाव होना। बच्चों, ये थे कहानी में आए हुए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ। बच्चों, इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसमें से कुछ जो एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें सीख के तौर पर मिली, आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। आज केवल स्वार्थ सिद्धि की ही अहमियत रह गई है, यह समाज के हित में नहीं है। ये तो कहानी में हमने देखा कि आज मानवीय मूल्य मतलब जो इंसानियत है वो समाप्त होती चली जा रही है। पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। हमारे जो पारिवारिक रिश्ते नाते हैं उनकी अहमियत भी खत्म होती जा रही है। अधिकांशतः व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। जब तक हमारी ज़रूरत होती है तब तक तो हम लोगों के यहाँ आते हैं, जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जैसे ही हमारी ज़रूरत ख़त्म होती है हमारा नज़रिया लोगों के प्रति बदल जाता है। ठीक है, तो आज जो महत्वपूर्ण बात रह गई है वो किस तरह से हम अपना स्वार्थ निकाल सकें, अपना स्वार्थ पूरा कर सकें। तो ये जो आज केवल स्वार्थ सिद्ध की ही अहमियत रह गई है, ये समाज के हित में नहीं है। ठीक है, समाज तभी अच्छा बन सकता है जब समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य बने रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग अपने अंदर इन मूल्यों को हमेशा बनाए रखेंगे। बच्चों, एक नज़र कहानी के कुछ प्रश्न उत्तरों पर भी डालते हैं। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध था? कथावाचक और हरिहर काका के बीच स्नेह का संबंध था, और वे क्या थे? एक दूसरे के पड़ोसी थे। ठीक है, और इसके बीच और क्या कारण? एक तो पड़ोसी थे, दूसरा हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी कि तो वो संतान से भी ज़्यादा कथावाचक को स्नेह करते थे। तो इसका उत्तर होगा कथावाचक और हरिहर काका के बीच स्नेह का संबंध था। इसके कई कारण हैं। पहला, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। दूसरा, हरिहर काका ने कथावाचक को बहुत प्यार दुलार दिया था। हरिहर काका उसे बचपन में अपने कंधे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया करते थे। हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कथावाचक को एक पिता की तरह प्यार और देखभाल करते थे। जब लेखक बड़ा हुआ तो उसकी पहली मित्रता हरिहर काका के साथ हुई थी। वे उससे कुछ नहीं छिपाते थे। इन्हीं कारणों के कारण उन दोनों के बीच उम्र का अंतर होते हुए भी गहरा आत्मीयपूर्ण संबंध था। दूसरा प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? ठीक है, तो हरिहर काका को महंत और उसके भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे? क्योंकि दोनों ही स्वार्थी थे। महंत को भी केवल हरिहर काका की ज़मीन से मतलब था, तो वहीं भाइयों को भी खून के रिश्ते से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें भी केवल हरिहर काका की ज़मीन से ही मतलब था। हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा, क्योंकि दोनों ही स्वार्थी थे जो अपना काम निकालने की फिराक में थे। हरिहर काका के पास 15 बीघे ज़मीन थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए महंत और हरिहर काका के भाई उनकी ज़मीन को अपने नाम लिखवाना चाहते थे। उन्हें उनकी ज़मीन के लिए रख रहे थे। वहीं दूसरी ओर महंत ने भी एक दिन उन्हें बड़े प्यार से खातिर की और ज़मीन को ठाकुरवारी के नाम करने के लिए कहा। काका के मना करने पर उनका अपहरण करवाया
मारा पीटा और ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए। इस वजह से दोनों का लगाव काका से नहीं बल्कि उनकी ज़मीन से था। तीसरा प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका अनपढ़ थे, लेकिन जो कुछ उनके साथ घटा था उससे उन्हें समझ में आ गया था कि जीते जी वे अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर होगा, हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोग जब उन्हें ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे तो उन्हें गांव में दिखावा करके ज़मीन हथियाने वालों की याद आती है। हरिहर काका ने उन्हें दुखी होते हुए देखा है, इसलिए उन्होंने ठान लिया था, चाहे महंत उकसाए चाहे भाई दिखावा करे, वह अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्रति उन्हें कोई प्यार नहीं, जो प्यार दिखाते हैं वो केवल जायदाद के लिए है। बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे जो कि हमने कहानी से लिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।